अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियां सैफ रहमान। आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, सोशल, हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और जितने भी मुल्क के अंदर मामलात होते हैं उसमें डिसीजन मेकर्स जो हैं वो भी इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और डिसीजन मेकर्स के अच्छे बुरे फैसलों से कौम भी मुतासर होती है। हमारे यहाँ एक डिबेट, बल्कि दुनिया में एक बहुत डिबेट चलती है कि हुकूमतें तमाम दुखों का मुदावा नहीं होती और इट्स द पीपल, सोसाइटी जो आगे ग्रो करके अपने मसाइल हल कर लेती है। लेकिन हुकूमतों का एक लीडिंग रोल तो होता है, जो उन्होंने इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है, इकनॉमिक इंजन को चलाना है, एक चेहरा होता है जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस रिप्रेजेंट करना है अपनी नेशन को और उनको उन मसाइल से निकालना है। हम मसाइल से दिन ब दिन दो चार हुए जाते हैं, मसाइल हल होते हैं तो नए मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो आर द कल्प्रिट्स, हम इसको भी कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की। आज हमारे साथ एक मौजूद तरीन शख्सियत इस हवाले से मौजूद हैं, हमने उन्हें मदऊ किया है, थैंक्स टू हिम। जनाब ज़ुल्करनैन ताहिर साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, टीवी एंकर भी हैं, डॉन अखबार से मुंसलक हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पंजाब के ब्यूरो हेड भी हैं और CNN वगैरह और मुख्तलिफ चैनल्स पे, BBC पे, CNN 18 और उस पर भी ये अपनी राय देते रहे हैं। कंट्रीब्यूशन, मैसिव कंट्रीब्यूशन इन जर्नलिज्म और उसके डिफरेंट जॉनर्स जो हैं, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक इकोनॉमिक्स, एविएशन, कम्युनिकेशन एंड अ नंबर ऑफ एरियाज। जी, वी वेलकम यू जनाब। थैंक यू वेरी मच। तो ज़ुल्करनैन साहब, आपके कॉलम पढ़ के, आपके राइटर्स पढ़ता हूँ, बहुत इंस्पिरेशन होती है। थैंक यू। पहले ये बताएं कि अंदर की बात क्या होती है। ये हर जर्नलिस्ट ये क्लेम करता है कि मेरे पास अंदर की खबर है, आपके पास होती है वैसे। राइट, मैं बताऊं, आज जरा थोड़ा सा क्लियर करें। अंदर मैं भी देता हूँ खबरें, लेकिन मैं बाद में घबरा जाता था, यार ये तो अंदर की आई नहीं। देखिए, अंदर की बात या अंदर की खबर, ये बेसिकली ये टर्म निकली क्यों और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने कहा आपसे पूछना चाहिए, लोगों को बताऊं। ठीक है, अच्छा, ये निकली क्यों? जी, मैं क्वाइट यंग, सीनियर ज़्यादा कहेंगे, मुझे लगा अच्छा नहीं, आप यंग हैं लेकिन सीनियर हैं। तो ये बेसिकली ये पब्लिक की जो होती है ना, कि अगर आप देखें आपकी सराउंडिंग में भी आपके जानने वाले आप कहेंगे मियां सब ठीक है, आपका राइटअप पढ़ा, लेकिन मजा नहीं आया। नहीं, अंदर की खबर बताएं। हाँ, अंदर की खबर आपने नहीं लिखी होगी। एक इम्प्रेशन ये भी होता है कि वो कुछ और ख़बर है, अगर आप लिख देंगे तो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। तो इसलिए ये टर्म फिर ज़्यादा चलती है, मीडिया में बिकती भी है कि जी ये अंदर की खबर है, ये अंदरूनी कहानी है। हालांकि मतलब कोई कहानी हर वक्त तो मुयस्सर भी नहीं होती ना, मतलब उसमें कोई बड़ी बिग डील नहीं भी है, लेकिन यह है कि आप उसको अंदरूनी कहानी, अंदर की बात कह के अच्छा सेल ऑफ करते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। तो इसलिए तकरीबन आप चाहे बजट आ जाए, चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो हो या व्हाट्सोएवर, अगर आप क्रिकेट मैचेस की ही बात कर लें, यार अंदर की खबर है वो दसो ज़रा, लाइक पाकिस्तान क्यों हारा है USA से, ठीक है, आप जितना मर्जी तजिया कर दें, लेकिन जब तक अंदर से जुए का आंसर निकाल देंगे मैच कुछ ऐसी, तो फिर आप अच्छे जर्नलिस्ट समझे जाएंगे उसमें, या बाद में चला जी हाँ जी हमने IMF से वो करना है, तो वो तो खैर मीम्स बनना शुरू हो गई। लेकिन यह है कि अंदर की खबर पब्लिक चाह रही होती है कि हमें ये 2+2 से हट के कोई चीज़ आए। तो इसलिए वो, मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट, उनकी जो क्वेस्ट है, थर्स्ट है पब्लिक की अंदर की खबर को लेके, उसको वो बुझाते हैं। अच्छा, ये बताएंगे जो जर्नलिस्ट है, इज ही बाउंड टू एजुकेट द मासेस? खुद भी तो एजुकेट होना चाहिए ना उसे, यानी कि वो समझता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको कोई अच्छी चीज़ दूँ, या वो समझता है कि बस जो फैशन है उसी को मैं सेटिस्फाई कर दूँ? बेसिकली तो चीज़ें रन ऑफ द मिल में चलती हैं ज़्यादा, लेकिन जर्नलिस्ट का तो प्राइम पर्पस जो है, एक तो इन्फॉर्मेशन तो देनी है, ठीक है, और मेन चीज़ उसकी यह है कि वो सच बताए। ठीक, तो सच ओवरऑल एलूसिव है, मीन हमें ढूंढने से मिलता है और जर्नलिस्ट का तो काम ही यही होना चाहिए कि सच ढूंढे, लेकिन सच के नाम पे हम बहुत कुछ और बेच देते हैं, सच फिर भी नहीं हम बताते। हाँ, और इसके अलावा जो आपने कहा कि जर्नलिस्ट एजुकेट करने के हवाले से, तो जर्नलिस्ट को खुद भी एजुकेट होना पड़ेगा, साथ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे जैसे पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि भी मैं यहाँ खुतबा देने नहीं आया, मैं कुछ सरमन देने नहीं आया, आई हैव कम टू एजुकेट यू एंड एजुकेट माई सेल्फ। तो कई कहना सर आप इतने सीनियर के, मैंने कहा भाई सीनियर होने से ये थोड़ी है
कि सारी नॉलेज मेरे पर उतर गई है, जी जी तो यू आर ए सोर्स ऑफ Exactly. नॉलेज फॉर एवरीवन। जी जी एवरीवन इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। जर्नलिस्ट का काम यही नहीं है सिर्फ कि उसने खबर निकालनी है और आगे देनी है, वो खुद अगर पढ़ेगा ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया ठीक है। मीन आर्टिकल्स पढ़ रहा है, एट द सेम टाइम किताब से भी जुड़ा रहा है। सही बात। और किताब से तो मैं कहता हूँ कि बंदा मरदे दम तक जुड़ा रहे तो वो एजुकेट होता रहता है और वही आगे इम्पार्ट भी करता रहता है। ठीक है। सो अच्छा, हम आएंगे आगे पॉलिटिक्स पे भी, करंट अफेयर्स पे भी। मैं चाह रहा था चूंकि मीडिया सीनियर है आप, तो थोड़ा सा जैसे बाज़ औक़ात हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि जी भारत का मीडिया जो है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी भारत का मीडिया ठीक है, बड़ी एक्सप्लोर करता है, स्टोरीज निकालता है, सब कुछ होता है वहाँ, लेकिन जब स्टेट पॉलिसी के साथ वो इन हार्मनी चलता है, अगर कहीं जबर का निज़ाम है, मतलब कश्मीर ले लें, असम ले लें, या कोई और इस तरह के मामला, तो उसमें माइनॉरिटीज़ के की परसिक्यूशन है तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। ऐसा है क्योंकि आप उनके साथ आप यहाँ से भी खबरें भेजते हैं। जी जी देखिए, इंडियन मीडिया अगर पहले तक तो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब आपको आप कह सकते थे रिलेटिवली इंडियन मीडिया वाज फ्री। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इंडियन मीडिया का जब से मोदी की वो गवर्नमेंट असर्ट करता था और बाकायदा खबरें, जी जी वो भी एंटी गवर्नमेंट भी आती थी, एंटी गवर्नमेंट भी चलती थी। आप ये कह लें कि उस तरह से कब्ज नहीं थे जो कि पाकिस्तान मीडिया के ऊपर एक आप परसिस्टेंट कब्ज देखते हैं। कंट्रोल्ड है पाकिस्तान मीडिया। ठीक है। तो आप इंडियन मीडिया को नहीं कह सकते थे बिफोर मोदी। ठीक है। मोदी की इवन पहली टर्म पे भी उतने ज़्यादा कब्ज नहीं थे। सेकंड टर्म जो इसकी पीछे गुजरी है 19 से 24 तक की, उसमें जिसे कह लें कि पूरी स्ट्रिंग्स अटैच कर दी गई, ये 2024 तक की। हाँ जी। ठीक है। और इवन आप देखें पहली ये थर्ड टर्म से पहले तक की। जी जी थर्ड टर्म में क्या वो इसी तरह चलाएगा? अब तो हर कोalition में है ना। हाँ जी हाँ जी, मैं थर्ड टर्म पे बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 2019 से 24 तक जो स्ट्रिंग्स उसने मीडिया पे अटैच की, उसका नतीजा क्या निकला? हमसे ज़्यादा मोर लेस हमारी तरह के इंडियन मीडिया अगर 2019 से 24 मेथोडोलॉजी भी वही एंड डिग्री भी वही। हाँ जी, बस उसमें आप ये कह लें कि हमारे यहाँ थोड़े से प्लेयर डिफरेंट होते हैं। उनके प्लेयर सारे पॉलिटिकली थे, मोदी के प्लेयर्स तो पॉलिटिकली हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला है? अगर आप ये देखें एग्जिट पोल्स का जो रिजल्ट है, इससे पहले आप इनके इलेक्शन वॉच करते जाएं, 3 डेकेड से तो मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें कभी नहीं हुआ कि जो एग्जिट पोल है वो उसका जो रियल रिजल्ट आया तो उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, या वो जो मोर और लेस, हाँ जी, एग्जिट पोल मोर और लेस वही है जो कि आपका बाद में रिजल्ट अनाउंस हुआ, ऑफिशियल रिजल्ट आया। ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ मैं तो 30 साल की बात कर रहा हूँ, जो उनके मीडिया पंडित हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ा रेयर है हमारे उसमें मीडिया हिस्ट्री में। अच्छा। कि एग्जिट पोल जो है बिल्कुल ही उल्ट गए। ठीक है। वो नतीजा था, वो जो स्ट्रिंग्स, वो जो कर्ब्स अटैच किया हुआ था, प्लेस था ऑन द इंडियन मीडिया बाय मोदी गवर्नमेंट, कि सारा मीडिया का टिल्ट ही मोदी गवर्नमेंट की तरफ था। अब की बार 400 पार, 400 से ज्यादा 543 सीटों के ऊपर इलेक्शन था ना जी। तो लेकिन अब 200 प्लस कुछ सीट्स में गया, वो तो अलायंस उनका 240 क्रॉस किया है। अलायंस 239 है शायद उनकी, नहीं अपनी उनकी 240 के करीब है, 240 के करीब, और जो अलायंस है 293। ठीक है, 293 एग्जैक्टली। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एग्जिट पोल भी सिर्फ इन द लव ऑफ मोदी, आपका एग्जिट पोल सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मीडिया को यही था कि मोदी ही आना है, और यही डायरेक्शन भी, जब आपको डायरेक्शन के साथ आप खबर देंगे, हाँ, तो फिर तो खबर क्या होगी? वो खबर नहीं ना होगी, वो तो वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी, उसमें कोई जी नवाज़शाद भी थी। जी जी, कैरेट वहाँ भी बैरन्स जो है वो रूल करते हैं। जी जी, उसमें क्योंकि जर्नलिस्ट बाज़ का तो असर्ट करके अपनी बात कह लेता है, खबरें तो आप भी अच्छी देते हैं, हमें याद है। उसमें देखें, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया स्टिल वेरी क्रिटिकल ऑफ मोदी पॉलिसीज। जो हिंदुआता का राइज है ड्यूरिंग द मोदी पीरियड, जस्ट बिकॉज ऑफ उनमें तो 1-2 शख्सियात भी बड़ी हैं, अरुंधति राय वगैरह, तो हाँ जी, वो तो खुल के बात करते हैं। उसके ऊपर तो उन्होंने 10 साल पुराना केस ओपन कर लिया है। हाँ जी, रीओपन कर लिया है और उसको ट्राई कर रहे हैं, सो लेट्स सी। लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट हुए हैं इंडिया बांग्लादेश में, शर्मिला बोस वगैरह, जिन्होंने वो जो ईस्ट पाकिस्तान डिबेकल पे भी बड़ी स्टोरी थी फैंसी, उनको एक्सप्लोर की वो सारी बिट्स। ऐसी सेनर वॉइसेस तो वहाँ भी अभी स्टिल देयर। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट जो 5 साल गुजरे हैं, मोदी ट्राइड हिज बेस्ट कि किसी तरह मैं पूरा मीडिया कंट्रोल कर लूँ। इवन नए चैनल्स हुए हैं जो कि बहुत प्रो मोदी आप एंकर्स कह लें, उनको तो नए एक एंकर पर्सन की एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ, जिसको पूरा एक नेटवर्क
लॉन्च करके दे दिया, मीडिया हाउस इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि सारा काम उसका 24/7 काम यही है कि हमने प्रोपेगेंडा करना है अगेंस्ट द कांग्रेस एंड अगेंस्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और इन फेवर ऑफ मोदी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो जी हम जा रहे हैं नाजरीन एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। जनाब जुल्करनैन ताहिर साहब, आप अभी बता रहे थे कि इंडियन वो जो मोदी के जो कर्व्स थे ये वो हवाले से थोड़ा सा मैं वही बता रहा था कि 5 साल से ही मस्ट हैव लर्न नाउ। अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो जो पूरी तरह ज़ेरे अताब था मोदी गवर्नमेंट से, तो मेरा ख्याल है कि वो जो कर्व्स हैं वो थोड़े से वो उसकी जो है ना ग्रिप है वो ढीली पड़ना शुरू होगी। अगर आप ये देखें, ये इलेक्शन मोदी जीत तो गया है, लेकिन सेलिब्रेट तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स ले जाएगी, जो उसका इत्तेहाद है, इंडिया इत्तेहाद है, अच्छी खासी सीटें ले गया। 100 लास्ट इलेक्शन में थी इनकी इत्तेहाद की, तो ये डबल से भी ज़्यादा है इस टाइम, तो ये 243 आई थिंक ये कलेक्टिवली ले गए हैं। तो मैं वो बता रहा था कि as compared with the past 400 थी। हाँ जी, हाँ जी। और इवन आज अगर आप इंडियन मीडिया ओपन करें तो अब आपको थोड़ी सी उसमें भी सैनिटी प्रवेल करती नज़र आएगी। जो जंगुइज़म और जो मोदी की जिसे कहते हैं कि राग अल्पा रहा था पूरा मीडिया, वो आपको कम नज़र आएगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल का जो डिपैकल है बाय इंडियन मीडिया, जो एक एम्बैरसमेंट है, ह्यूमिलेशन है मैं कहूँगा, तो उसके बाद से तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है यार, कब्ज़ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन हमें थोड़ा जर्नलिज्म भी करने दें। तो आई थिंक वो थोड़ा जर्नलिज्म वो करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट जो उनकी जो सारा प्रोपेगेंडा है या उनका मिशन है या थीम्स हैं बीजेपी की, तो ये अपील करती हैं मासिस को। मासिस तो कहते हैं जी वहाँ भी बड़े पीस लविंग हैं और दे वांट पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये वो, लेकिन वो फिर वो पॉपुलिज्म की वेव में बह जाते हैं या कोई जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ भी लोग कुछ इस तरह। आपने स्टडी तो किया होगा। बिल्कुल। 2019 का जब इलेक्शन हुआ ना, तो उस वक्त हिंदुत्व का बीज बोया हुआ था मोदी ने एंड द बीजेपी ने, उसका उनको बेनिफिट मिला। और जो जैसा उनको बेनिफिट मिला, आप 5 साल 24 तक देख लें, एंड इवन आपने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, कि जी की हिंदुत्व जो है ये पेइंग इट ऑफ। लेकिन वही बात 24 का इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उसने कहा नहीं, ये मतलब इसको हम हिंदुत्व को एक सर्टेन लेवल तक ही हम स्टोक करते तो फाइन था। ऑल द टाइम उसी के साथ आप हिंदुत्व लेके चलते रहे हैं, तो लोग थोड़ा जो सेक्युलर जी उसको सुप्रीमेसिस्ट जो अप्रोच है उसको रिजेक्ट काफ़ी हद तक रिजेक्ट किया। एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल एज ए होल। और इसकी वजह से ये जो रिजल्ट आया है, इसने जिसे कह लें कि इंडियन मीडिया को भी आज़ाद किया है पार्शली, आगे चल के मज़ीद वो अपनी स्पेस बनाएगा। और ओवरऑल जो है कांग्रेस जो कि सेकुलर पार्टी है, उसको अपना फ्यूचर नज़र आने लगा है, क्योंकि एक टाइम पे उनको लग रहा था कि अगर हिंदुत्व इस तरह से फैल गया तो सेकुलरिज्म तो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, और सबसे जो है जिसे कह लें कि रिसीविंग एंड पे चले जाएंगे वो मुसलमान चले जाएंगे। आपके सामने एक अच्छी साइजेबल पॉपुलेशन है इंडियन मुस्लिम की ओवर द तो इससे गुड मिलियन यस इससे ज़्यादा ही इससे ज़्यादा है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मुस्लिम्स एज वेल। तो ये एंड फॉर अदर मिनॉरिटीज वो भी तो फेस करती रही है। हाँ जी, लेकिन मेनली बड़ा चंक तो मुस्लिम का ही है, मतलब जो ओप्रेस्ड हैं वो तो मुस्लिम्स हैं ना ज़्यादा। ठीक है। अच्छा ये पॉपुलिस्ट वेव की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसको प्ले अप बड़ा किया जाता है, हमारे यहाँ भी किया जाता है। यहाँ भी पॉपुलिज्म की बुनियाद पे पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और डिफरेंट थीम्स देती हैं, अपने माजी को याद कराती हैं, ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, और आने वाले फ्यूचर की जो प्रोजेक्शन करती हैं। इस वक्त हम एक लॉग जैम में नहीं फंसी हुई पूरी नेशन इस वक्त। वेयर आर वी हेडिंग? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि 2 साल तो मायूसी से निकलने का रास्ता नजर आ रहा है आपको? मायूसी से निकलने का रास्ता जो है ना, रास्ता इज ऑलवेज देयर। ठीक है। जितने भी आप गंभीर मसाइल में उनका कोई ना कोई सलूशन होता सलूशन है। आप बिल्कुल एक फैमिली को ले लें, घर में प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी आप स्टीयर आउट कर जाते हैं, नेविगेशन लगा लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन उस नेविगेशन लगती है दिमाग के साथ,
तो अच्छा, हमने कहीं दिमाग को उठा के कहीं और रख दिया। आपका मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं है यहाँ? दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। 2 साल से हमने पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं इसमें हमने यही देखा है कि हम दिमाग से कम सोच रहे हैं और शायद दिल से सोच रहे हैं, इमोशंस से हम कैरिड अवे हो रहे हैं सारा। अगर दो और इसमें कोई भी देयर इज नो एक्सेप्शन, टॉप से लेके बॉटम जी जी, अगर हम इसको हम बिल्कुल जैसे कह लें नैरो डाउन करके 2 पार्टीज में ले आए, एक हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, एक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर लें, 2 वारिंग पार्टीज हैं, तो वो जिसे कह लें कि क्लैश वाली जो सिचुएशन है उसी में है, उसी मोड में है दोनों, और नॉट बजिंग फ्रॉम देयर दैट वेरी पॉइंट ऑफ क्लैश। इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जब आप लड़ेंगे तो लड़ने में तो आपकी तबाही ही तबाही होती है, जिसे कहते हैं कि आप एमुनेशन के आप एक दूसरे पे खर्च कर रहे हैं, आई बॉल टू आई बॉल जब आप खड़े होंगे जी हाँ, तो किसी वक्त क्लैश हो सकता है। दोस्त, और जो मुझे ये लगता है कि बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, अगर मैं पीएमएल नून की बात करूं, पीपल्स पार्टी, 2 मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, बाकी तो छोटी पार्टीज हैं ना, एमक्यूएम वगैरह हो गई, जेयूआई हो गई, एमक्यूएम हो गई जी, जेयूआई के पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रीट स्ट्रेंथ होती है, और यूजुअली वो अपना शेयर चाह रही होती है किसी गवर्नमेंट में भी, जो कि लगा के लास्ट उसे नहीं मिला तो वो अपना दूसरी साइड पे जाना चाह रहे हैं। उनकी इंक्लिनेशन ज्यादातर तो एस्टेब्लिशमेंट। जी जी जी, मैंने कहा छोटी पार्टी, छोटी पार्टीज को तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट उसको मनूवर करके फिट करते हैं ना पॉलिटिकल सिस्टम में। मैं कह रहा हूँ कि जो डिसअपॉइंटमेंट है लेके 2 पार्टीज को है, वन इज आपकी मेन स्ट्रीम पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी। ये मेरा ख्याल है कि जो जमहूरियत के लिए, या आप ये कह लें कि जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वो ये सब इस चीज़ को पीछे डाल के सिर्फ और सिर्फ पावर की सियासत कर रहे हैं। पावर की सियासत में इनको सिर्फ यही लगता है कि ये 2 वारिंग पार्टीज जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड पीटीआई, ये लड़ाई मोड में ही रहेंगी, तो ये बेनिफिशियरी यही होंगी मेन, पीएमएल नून एंड पीपीपी। तो इसीलिए ये अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रही जी, लड़ाई चलती रहे, इसलिए कोई रोल प्ले नहीं कर रही उसमें, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक वर्ड का नाम रह गया, प्रैक्टिकली ना पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर हम कह भी लेंगे तो हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, फैक्ट्स ने तो फैक्ट्स ही रहना ना। हाँ जी हाँ जी, वो कहते हैं कि फैक्ट्स जो हैं वो स्पीक लाउडर देन। जुल्फिकार सब लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के आगे जो एजेंसी सेटअप होता है उनकी पेनिट्रेशन हर जगह होती है तकरीबन। इवन इन पीटीआई के बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं, हमें तो कुछ लोग यहाँ बैठ के कह गए हैं, पीटीआई को बनाने वाले लोग हैं, पीटीआई को बनाने वाले भी यही थे। हाँ, वो कहते हैं जी हमारे कई बड़े जो हैं वो उन्हीं के रोल पे हैं या उनके करीब हैं या उनको वहाँ से कुछ मालूमात भी आती हैं। तो ये एक टैक्टिक्स भी होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, ये कहीं फीलर छोड़ दिया, कहीं एक झूठी मूठी एक लड़ाई भी करा ली, दरमियान से अंदर से बात कुछ और होती है, ऐसा भी होता है कोई। देखें, एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है कंट्रीज लाइक पाकिस्तान मीन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा मेजर भी। इवन जब हम डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिटिक्स को ले लें, पेंटागन, सीआईए और सबका, जी जी, तो कितना डिबेट में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपका डेवलप्ड कंट्री है, दुनिया का एसएचओ है, थानेदार है जी, सारी दुनिया पे नज़र रख के बैठा है, हर खबर पे नज़र है उसकी, हर मामले पे नज़र है, हर मामले में इंटरवेंशन है बड़े बड़े में। बिल्कुल, तो वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आप भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट्स आए, तो उन्होंने हमें उनसे बात हुई, उन दिनों ट्रम्प जीते थे, तो मैंने एक प्रोफेसर ऑफ मैस कॉम के थे वहाँ से एरिज़ोना के, तो मैंने उन्हें पूछा तो कहने लगे कि एफबीआई का भी बड़ा रोल था। मैं तो बढ़ के परेशान हो गया, मैंने कहा जी एफबीआई का क्या रोल है उनका, बट इट हैज़ अ रोल कि ट्रम्प की वहाँ जो या सदारती इलेक्शन, तो हम तो समझते थे कि हमारी पुलिस या हमारी अदारे ये करते हैं। आपके सामने ट्रम्प ने अभी तक अपनी डिफीट कंसीड नहीं की, उसने नहीं माना मैं हारा हूँ, वो कहता है मुझे हराया गया है। जिस तरह हमारे यहाँ 2018 में भी जी नून कहती है कि हमें हराया गया, हम नहीं हारे थे, और 24 में पीटीआई कहती है हमें। हाँ जी, और इसमें अगर आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की राय ले लें या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की राय ले लें तो वो भी मोरलेस इस तरह की बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, तो आप एस्टेब्लिशमेंट को किसी आइसोलेशन में रह के ले नहीं सकते या देख नहीं सकते, ठीक है, उनका रोल होता है। और ये सारे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के कई मामलात को उन्होंने नीट टुगेदर किया होता है और ये जुड़े होते हैं, तो ये आप ये नहीं है कि उठा के ये एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल अलग कर दें और लें जी ये पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये सारा केक आपस शेयर करो तो खाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है।
इट्स सॉर्ट ऑफ रियल पॉलिटिक्स। देखें पॉइंट जो जहाँ से आपका वो था कि हम फंसे हुए हैं हाँ, इन टर्म्स ऑफ logjam इकोनॉमी, हाँ। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रही, इकोनॉमी आपकी प्रोग्रेस नहीं कर रही, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रोजन काइंड ऑफ सिचुएशन है। ठीक है। तो उसमें जो अल्टीमेट अफेक्टिव्स हैं वो कौन है? आप, मैं, कॉमन मैन, कॉमन मैन। ठीक है। तो इसको मैं कह रहा था कि इस चीज़ को लेके ये दोनों पार्टीज जो हैं इनको अपनी अपनी जिसे कह लें कि शायद काइंड ऑफ बिग ईगोज हैं, उसको शन करना होगा, उसको थोड़ा छोड़ना होगा। अच्छा, या उसको इन्फ्लेटेड ईगोज को नीचे लाना नहीं अभी तक पॉलिटिक्स में। हाँ जी, नहीं गई। हाँ जी, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा जनाब, एक और ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं जी। वी आर गोइंग फॉर अनदर ब्रेक, उसके बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखें जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। अच्छा, वो जो लॉग जैम की आप बात कर रहे हैं, तो लॉग जैम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इकोनॉमी, सोसाइटी में भी जुल्करनैन साहब ये जो ट्रेंड्स आ गए हैं, ये जो मैस किलिंग्स हो रही हैं, डेसिक्रेशन का बहाना लगा के, हम कहते हैं है तो सेंसिटिव इशू, इसमें जो भी हम बात एक कॉशियसली कर सकें, वो थोड़ा सा बताएंगे। ये भी कोई महरूमी की वजह है या इस जहालत की वजह है या क्या चीज़ है? नहीं, इसमें देखें हमने मुसलमान को मारा है, चलें वो भी छोड़ें कि जी हम मिनॉरिटीज़ या हमारे यहाँ ये आम ट्रेंड बनता जा रहा है। देखें बेसिकली तो फिर पीछे डेटेड बैक हम 80s में जाना पड़ेगा। हाँ। जनरल ज़ियाउल हक ने जो बीज बोया था, वो आज हम एक बड़ा तनावर दरख्त बना हुआ है, मुश्किल है। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो फैन किया, जिसको हवा दी जनरल ज़ियाउल हक ने, उसके बाद आपके सामने ही मल्टीप्लाई होता गया, करते अब फिर उसको हम यूज़ करते रहे इस पॉलिटिकल ओपोनेंट को फिक्स करने के लिए, ठीक उसको मज़हब का रंग देने के लिए, इसके ऊपर ये डाल दो, ये नहीं, हमने एक रिलीजियस आउटफिट निकाल लिया, अच्छा इसको यूज़ किया, डंप किया, ये नया निकाल लिया। ये ग्रुप है, इसके स्पेसिफिक एक बना दिया, ये ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी या एनी अदर पार्टी उसका स्पेसिफिक एक अलग ब्रांच बना ली। अप्रोच थी फिर हमारी जी। आने वाले वक्त पे हमें फॉल आउट का खौफ ही नहीं था। आगे हम देखते नहीं, देखें वो एडॉकिज्म वाला सिस्टम, जिस तरह कंट्री एडॉकिज्म पे चलता है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है यार आज का दिन कड्डो, देखा जाए आज का महीना निकालें, या इवन बजट की हम बात आ जाए, बजट में भी यही होता है कि भाई इस साल की देखें मामला, अब आगे नहीं देख रहे कि आपने भाई अगले साल तो $30 बिलियन आपने रिटर्न करना होगा इन टर्म्स ऑफ जो लोन लिया आपने, उसका कर्जे की फॉर्म में वो पे बैक करना है, वो पैसे आपने कहाँ से निकालने हैं, उसके बारे में कोई डिबेट भी नहीं होगी। आप कहेंगे हाँ जी अब एडॉकिज्म। तो सिमिलरली जो आप रिलीजियस आउटफिट बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, वो वक्ती तौर पे जो वक्ती लिमिटेड बेनिफिट है वो आप ले लेते हैं, लेकिन उसका सोसाइटी पे कितना बुरा आगे चल के असर होगा। और रहने वाले लोग या मिनॉरिटी हैं या आप ये कह लें या अदर कोई मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वो कितना फर्दर मार्जिनलाइज्ड होगा, आप ये बिल्कुल यू गिव ए डैम टू दैट थिंग। ये खुदा ना खास्ता हम बाल्कनाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी भी हम कोई अभी हम प्रॉपर, हाँ जी, राइट जिसे कह लें कि कोर्स ऑप्ट कर लें, यानी स्टिल देयर इज, हाँ जी, तो उसमें लॉट ऑफ स्पेस। देखें सबसे पहला कि इनको आप जिसे कह लें ना फादर करना छोड़ दें, इनके सर पे नर्चर करना छोड़, हाँ जी, नर्चर करना छोड़ दें। ये जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनको कट टू साइज करें। कट टू साइज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। स्टेट के पास होता है, स्टेट पावरफुल है, स्टेट की इंटेंट चाहिए, स्टेट की विल चाहिए। ये दो चीज़ें हम हर जगह लैक करते हैं। सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया ये दो वारिंग पार्टीज हैं, इसमें अगर हम एक को एज ए होल और बढ़ा दें, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट नहीं है, लेकिन हम स्टेट की तरफ ले जाएं, स्टेट ये डिसाइड कर ले कि ये जो डिफरेंसेस हैं इसको ख़त्म करें, ब्रिज अप करें, कंट्री ने मूव फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले इकोनॉमी है, इकोनॉमी सीधी होगी तो आप उसको कुछ लगाएंगे ना, आप एजुकेशन पे भी लगाएंगे। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो आपके पास पैसे होंगे तो 2.5 करोड़ बच्चे को वापस लाएंगे, ठीक है। नहीं तो कल को ये 2.5 करोड़ बच्चा जो है 5-10 साल में आप सोसाइटी का एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आई एम टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली आपने हायर एजुकेशन पे लगाना है, आप तो हायर एजुकेशन को हर साल फर्दर कट कर देते हैं उसका बजट। आपका बच्चा जो है, हमारा कितना है बजट उसका? मेरा बहुत मिनिमल है, मतलब हाँ, जीडीपी का तो 2% से ऊपर नहीं गया शायद, मेरा ख्याल उससे भी कम है, उससे भी कम है 1.4 या कुछ इस तरह में। अगर आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं, इंडिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया इन्वेस्ट करता है हायर एजुकेशन पे, आईटी पे
$200 बिलियन हाँ जी, उनकी पर IT की ईयर export है। उनका जो उसकी आईटी की एक्सपोर्ट और है वो हमारे ले रहे मिनिस्टर कह रहे थे फाइनेंस के जी 3 बिलियन पे आ जाएगी। नहीं, अभी आई नहीं। हमारी तो $2 बिलियन से भी कम है। 2 बिलियन से कम हम है। इस पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। दुनिया आईटी में कहाँ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ चली गई है? ठीक है, आप जरा चेक करें ना। अब नेबरिंग इंडिया की इसलिए एग्जांपल दे देते हैं कि वो भी हमारी तरह के ही हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना एक जिसे कह लें कि जो प्रायोरिटीज को फोकस्ड अंदाज में कहा जी हमने इस पे पैसा लगाना है और इससे हमने कमाना भी है। अब आपका हर यंग बच्चा उठा के, आप भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, आप पूछना जो बॉयज़ हैं उनकी पहला ये होगा कि सर चांस लग गया तो इसी बार चले जाना, बाहर चले जाएंगे। ठीक आप हर बच्चा आपका कंट्री छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पे किसने काम करना है? जैसे क्या हम बाहर से मंगवाएंगे लोग? जी ये तो मतलब वही बात होगी। ये कह लें कि आपका सारा स्किल्ड और अच्छा ब्रीड आपकी बाहर चली गई, तो फिर यहाँ पे तो फिर जैसे कह लें वाई करने वाले रह जाएंगे। हाँ वाकई। अच्छा, आप कह रहे हैं ना स्टेट की बात तो बड़ी उम्दा आपने की, लेकिन कहीं कहीं ये बिल्कुल सरेंडर करती दिखाई देती है टैक्स मेजर्स में। पर्टिकुलरली जी रिटेलर ये कहेंगे टू कोट शब्बर ज़्यादी साहब कि जी आप लगा के देखें, ये नहीं लगाने देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, आप फलां तबके को लगाएंगे वो आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ इसमें तो ये तो आप सरेंडर ही करते जाएंगे, तो फिर स्टेट इसमें सरेंडर नहीं कर रही है। फंडामेंटल फ्लॉ है इसमें। अच्छा। जो आपकी कलेक्शन बॉडी है FBR, वो खुद सबसे बड़ी करप्ट बॉडी है। उससे तो करप्ट है कोई नहीं मेरा ख्याल। अब ये देखें मसला अगर मेरा ख्याल डिजिटाइज हो जाए देन डिस्क्रेशन मेरा खत्म करनी देखें, डिजिटलाइजेशन एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस है, लेकिन नॉट द ओनली सॉल्यूशन। नॉट द ओनली सॉल्यूशन। वो होगा ठीक है, उससे कुछ आप प्लग कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने टैक्स देना है, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आता हूँ आपके पास FBR का, और इसके अलावा 4 और बॉडीज आ जाती हैं। आपको समझ ही नहीं आती मैंने किन्हों पैसे देने हैं, और फिर आपको आके जो मेन वो कहता है जी आपका साल का 5 करोड़ का टैक्स बन रहा है। आप इतना मुझे दें, इतना हाँ जी, आप करोड़ मुझे दे दें, आपका मैं 50 लाख करवा देता हूं, ठीक है। 3-3.5 करोड़ फिर करोड़। हाँ जी, उसके बाद दूसरा बंदा आ जाता है जी, हाँ जी तुसी ते वो पुराना अफसर चला गया, मेरे नाल गल करो। तो हाँ जी 50 लाख आपका तो 5 करोड़ बनता है, 4.5 करोड़ का है। आप कहते हैं मैंने तो करोड़ उसको दिया था, वो कहते हैं ओदा मुकदमा भी तेरे उत्ते पावांगे, तू रिश्वत क्यों देती? ठीक है, अब 2 करोड़ मुझे दे। तो आपका जब टैक्स कलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन से मेरी बात होती है वो ये कह रहे हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग देयर लैंग्वेज। आपके रिफॉर्म्स मेन किस एरिया में होने चाहिए? जो डिस्क्रेशन ऑफ द नंबर कलेक्टर है वो कम हो या खत्म हो? वो अंडर वो आप इतनी ज्यादा बॉडीज मत बनाएं। PRA अलग से कर रहा हो, FBR अलग से कर रहा है, एक किसी ने करना है, उसका मैकेनिज्म बनाएं। और उसमें आप अगर आपने करप्शन ख़त्म करनी है, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप सिर्फ FBR में कर दें, ठीक है। अगर आप देखें, अगर एक इनकम टैक्स ऑफिसर के आप जो भी FBR में लगते हैं, एक 17 ग्रेड ऑफिसर की बात कर लें, 18 की कर लें, 19 की, 20 की, फॉर एग्जांपल 17 ग्रेड ऑफिसर की 1.5 लाख सैलरी है, ठीक है। तो सामने उसके मछली पकड़ी हुई है उसने 2 करोड़ वाली, 50 करोड़ वाली, हाँ जी, जो तो वो उसके बाद उसकी जो लाइफस्टाइल है, भाई आप कर दें कि भाई 17 ग्रेड तुम्हें 10 लाख सैलरी है तुम्हारी, फॉर एग्जांपल, तो आप 20 भी कर दें, आप 30 भी कर दें, लेकिन आप इंश्योर करें कि इस चीज़ को कि उसके बाद अगर फिर शायद उसके ऊपर आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, अगर स्टिल ये पैसे लेता है, किसी को तंग करता है, फिर आपको गोली का ऑर्डर ना करो। नहीं गोली नहीं, मुझे तो लग रहा है यही प्रमोट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसे फायर करेंगे, तो चाइना वाला ही हिसाब हो जाएगा। फायर करेंगे, वो वाला फायर नहीं मारेंगे, फायर करेंगे, उसे सैक कर देंगे, सैक करें, बिल्कुल। तो इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, स्टेट की इंटेंट एंड स्ट्रॉन्ग विल, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। फिर वही बात आ जाती है कि फिर जो ऊपर बैठे हैं, अगर उसमें भी आ गया कि करप्शन, वो जो होता है ना कि SHO जो कहीं लगता है 10 लाख दे के लग रहा है या 20 लाख दे के लग रहा है, तो वो कहता है जी ये नहीं, आप ये मैं अपने बता रहे हैं, आप रेट तो वो कहता है जी ये हिस्सा तो ऊपर तक जाना है। तो ये सारा ऊपर वाला हिस्सा और ये चीज़ें ये हम ख़त्म करने की ठान लेंगे। अच्छा जी, एक और ब्रेक एंड दिस इज़ द लास्ट ब्रेक जी। हम जा रहे हैं जी एक और ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्करनैन ताहिर साहब। अच्छा, जुल्करनैन ताहिर साहब के इतना स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नज़र आती थी खान साहब की करप्शन की एरेडिकेशन में, उसमें वो कॉजेज ऑफ फेलियर आपने को आइडेंटिफाई किए हैं? वो एक तो हो गया ना, चलो जी जोम आ गया जी, इंटॉक्सिकेट हो गया आप कि पावर एंड एवरीथिंग, और मेरे हाल उससे हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं बिल्कुल कि बस जी अब ताकत मिल गई, इक़्तिदार मिल गया, देखा जाएगा।
ये तो एक वाकई हमारा एक कॉमन सा ट्रेंड है मेरा ख्याल, जिसमें शायद ही कोई इससे एग्जाम्प्ट हो। लेकिन और कोई इसके असबाब हैं कोई फेलियर के, या वो माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, या क्या? देखें क्योंकि करप्शन खत्म नहीं होने, मिनिमाइज नहीं हो रही, बल्कि खत्म का लफ्ज तो ना ही बोले। हाँ जी, देखें माफिया टर्म ही स्ट्रॉन्ग से है, स्ट्रॉन्ग से कभी है। आपने कमजोर माफिया नहीं सुना होगा, कभी कभी नहीं, ठीक है। never, never। तो माफिया तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो शुगर माफिया होता, ठीक है, चाहे अदरवाइज जितने भी काम कर रहे थे। खान साहब जब आए हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उनको जो was he surrounded by mafia people? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले वो इस चीज़ में ज़्यादा कैरिड अवे हो गए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो एहतसाब है, ये शरीफ्स हैं, इनको बताया भी गया, बाद में बताते भी थे कि एजेंसीज ने मेरे आगे फाइल्स रखी, इन्होंने इतनी इतनी करप्शन की, इतना इतना पैसा लॉन्डर किया, एवन फील्ड बनाए, फ्लैट्स बनाए लंदन में, ये ले गए 90s में, वेरी वेल। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को वो आगे प्रोसिक्यूट करते और इस पे अपनी पूरी एनर्जी ना लगाते। इंटेंट उनकी यही रहती, एक तो पैरल उसमें लगा कि गवर्नेंस का सिस्टम भी चलाए जाते, उसमें उन्होंने लगा ये कि सारी एनर्जी कंज्यूम इस पे कर दी कि जो ये ऑपोजिशन रिलेटेड है, जरदारीज हैं, ये शरीफ्स हैं, इनको मैंने कैसे सेंड देम टू जेल और सारा मसला ठीक हो जाएगा, शायद वो ये तसव्वुर कर रहे थे। और दूसरा ये था कि पंजाब में उनका प्रॉब्लम था, जो उस्मान बुज़दार साहब थे, वो उनके लिए एक बिग फेलियर के तौर पे वो सामने आए, बहुत बड़ा, ठीक है। और इनका जो पहला कंफ्लिक्टिंग पॉइंट विद जनरल बाजवा वो भी यही आया कि आप उस्मान बुज़दार वाला, हाँ जी जी, फेल टू डिलीवर इन पंजाब। लेकिन चूंकि खान साहब को भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह या बाकी जो रूलर्स की तरह वो होता है ना, फिर पावर जब आपकी है तो आप इस्लामाबाद में बैठ के रिमोट कंट्रोल से आप पंजाब को कंट्रोल करना चाह रहे थे, आप ये थोड़ा सा स्पेस देते चीज़ों को। देखें, ओवरनाइट तो पाकिस्तान से करप्शन भी नहीं खत्म हो सकती, ओवरनाइट पाकिस्तान में गवर्नेंस का सिस्टम भी नहीं ठीक हो सकता। आप कुछ स्टेप्स तो लिए जाए ना जी, स्टेप आप लेते, कंक्रीट लेते और कुछ चीज़ों को ओपन छोड़ते, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे आपकी 24 या 25 करोड़ अवाम या हम लोग जो हैं उनका मेन कंसर्न इकोनॉमी से है, ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी जी आप उसकी तरफ तवज्जो साथ में रखते पैरेलल। ठीक है, आपने करप्शन को ख़त्म करना है, जो आप स्टेप लेते, लेकिन चूंकि इनके साथ उस वक़्त लाइक जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, ठीक है, और इन पे करप्शन के चार्जेस, वो जब तक इनके साथ थे, ये जो काफी और भी काफी सारे हैं, ये तो दो नाम हैं जो के बाद में नाम सामने आ रहे हैं ना, जंपिंग ऑफ द शिप और नून को ज्वाइन कर लिया जी। और एक का नाम शुगर स्कैम में आया बिलियंस में, और दूसरा वो प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया मामला। तो पॉइंट ये है कि आपकी तरफ आ जाएं तो ठीक। वही बात हुई कि जब पीटीआई को तोड़ा गया May 9 के बाद, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाएं, उनका May 9 से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो उनकी वीडियोस भी आई हैं, चाहे उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई हैं, लेकिन वो लॉन्ड्री से धुल गए। तो इसी तरह जो टेंटेड लोग थे खान साहब के साथ, वो जब खान साहब के साथ थे तो वो ठीक हैं, वो निकल गए। तो पॉइंट यही है कि खान साहब भी वो जो स्लोगन था उसकी स्पिरिट को फॉलो खुद ही नहीं किया उन्होंने। जी हाँ। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ बड़ी जालिम है। वैसे तो इल्ज़ाम ही होता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसी एडवाइस देते हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो एक चक्कर में आ जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रही। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, डिसीजन मेकिंग करने से वो उसमें या तो फिर जुल्फ़िकार अली भट्टो हो जो आगे जाके आगे नोट लिख दे कि नो आई टोटली रिजेक्ट ऑल दीस प्रपोजल्स, लेकिन बाकी हमने नहीं देखे ऐसे। जुल्फ़िकार अली भट्टो का आपने एग्जांपल इसलिए दे दिया, वही मैंने, वो बुक से जुड़ा हुआ था, पढ़ा लिखा आदमी था, वो मैंने उनके नोट्स पढ़े हुए, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ ना, तो वो कई ग्रेड 22 तक जो नोट्स होते थे ना, उनको रिजेक्ट कर देते थे। वो कहते थे नो, रिवाइज इट और इन चीज़ों को पढ़ें और फिर नोट बनाएं। तो मैं हैरान होता था कि मैं वही आपको बताने पढ़ा लिखा भी प्राइम मिनिस्टर होता है, अदरवाइज। उसके बाद मैंने कई प्राइम मिनिस्टरों के साथ इंटरेक्ट किया, राइट, मैंने पढ़ा लिखा दिखा ही नहीं कोई। अगर आप शरीफ की एग्जांपल ले लें, जरदारीज की ले लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ, खान साहब की एग्जांपल भी ले लें, ये चीज़ें नजर वो बेसिकली, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, वो इनको बाबू ही समझते हैं। वो कहते हैं साहब ने गल करती, साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, CSS करके आए हैं, तो इसकी बात में वजन है। और आप यही देखें, आप सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय बाबूज हैं, हु इज दैट गाय? आपसे क्वेश्चन है, हु इज दैट गाय? आपका करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। पूरा सूबा, जब भी वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई 15 साल के करीब, उन्होंने जो अपनी कैबिनेट की टीम है, एज वेल एज जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाते हैं उनके सारे वो MPAs, उनको उन्होंने कहा उत्थे पे परे उधर सोफे पे चाय पी। डिप्टी सेक्रेटरीज को देखा है
एमपीओस को बाहर बिठाए हुए जी वजीर आला ऑफिस में। एग्जैक्टली वो क्या करते थे, इवन ग्रेड नहीं, but ये 17 का regulation बाबू भी है, है, हाँ। ग्रेड 17 के बाबू को ग्रेड 20 की पोस्टिंग दी है, डीसी बनाया, डीपीओ बनाया, उसे कहा जी ठीक है डिलीवर कर, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो कर। और या वो जो कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये सीएसएस करने वाले ये बाबू जो हैं इन पे ही मैंने बैंक करना है, इन पे डिपेंड करना है। तो आपका अभी जिसे कह लें कि 15 साल पुरानी स्टोरी नहीं है, आज की भी स्टोरी आज की भी यही है। स्टिल देयर। नहीं, गवर्नेंस का क्या मॉडल हम अख्तियार करेंगे? हम कुछ चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, आवाम को निजात नहीं मिल रही। व्हाट शुड वी डू, आई मीन, टू डिलीवर? देखें कुछ उसमें तो प्रपोजल ऐसे होने चाहिए हाँ जिस पे गवर्नमेंट काम करे, बाकी सेक्टर्स क्यों नहीं काम करे? देखें आर दे ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट? एग्जैक्टली। पहले तो आप आ जाएं द बेसिक पॉइंट, मैं इस मरतबा एक्सपेक्ट कर रहा था। पहले मैंने इतने बजट कवर किए हैं, 20 ईयर हो गए मुझे प्रोफेशन में। इस बजट में मुझे लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन है पीएमएल नून की गवर्नमेंट की विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और एसआईएफसी जो है सरमायाकारी कौंसिल जो है, होप्स तीन लोगों को नहीं है अभी है। तो क्योंकि आर्मी चीफ के दौरे हैं अब 4 कंट्रीज के साथ, हमने आप खबरें हमने भी दी हैं, आपने भी दी हैं कि 25 एंड 25 $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर से आज अंदर की खबर नहीं आ रही है अभी नहीं है, अभी स्टिल वी वर्किंग हार्ड। आप ये कह लें कि आर्मी चीफ इज वर्किंग हार्ड ओवर दिस। अच्छा, आर्मी चीफ को एक बाहर के मुल्कों में क्रेडिबिलिटी के देखिए बाहर के मुल्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, बाहर का कंट्री तो ऐसा ही है। यस, बाहर का कंट्री तो समझता ही है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ही इज द मेन रूलर, ही इज द मेन रूलर। और अगर हमने कोई बात करनी है, कोई कमिटमेंट लेनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो इनसे ही करना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर जस्ट फेस, ये स्टेबल एक प्लेटफॉर्म है जी, और इनके साथ हम बात हो, ये स्टेबल प्लेटफॉर्म है, हमेशा से स्टेबल है और आगे भी स्टेबल रहेगा। इसलिए बाहर के मुल्क उनसे ज्यादा ऑब्वियसली। अच्छा, मैंने सुना कि आर्मी चीफ चाइना पहले नहीं गए थे, बाद में वहां उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, पता नहीं, आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। जी, मैंने आपको बताया ना कि जैसे चाइना का जो रिसेंट आपके सामने जो होता है एमओयू साइन हो रहे होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर दूसरे कंट्री का, हमारे कंट्री का बैठा होता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पीछे या फॉरेन सेक्रेटरी के पीछे प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है, ठीक है, साइन वो कर रहे होते हैं ना पीछे। तो सिमिलरली जो साइनिंग अथॉरिटी है वो तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, मेन पावर तो हमारे आर्मी चीफ के पास होती है। इस ऑब्वियस है, सभी को पता है, सभी ये वो राज वाली बात कोई है ही नहीं, और राज से नहीं है, फॉर इयर्स है, ये ओपन सीक्रेट। मैं आपके वो गवर्नेंस के ऊपर आ रहा था, गवर्नेंस के ऊपर मैं कह रहा था कि चूंकि अच्छी सिंक्रोनाइजेशन थी विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो ख्याल यही था कि इस मर्तबा ये गवर्नेंस को बेहतर करेंगे। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए सबसे पहले बजट बना रहे हैं आप, तो बजट में सबसे बड़ा कट लगता है बाबुओं के खर्चों के ऊपर कट। मैंने सुना आईएमएफ कहती है लेसर गवर्नमेंट करें आप साइज ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस करें। थाउजेंड्स ऑफ फ्यूल आप उनको दे रहे हैं, आप सरकारी मुलाजमीन को, और 17 एंड अबव बाबुओं को। जी। बिजली आप दे रहे हैं कितनी मेगावाट फ्री दे रहे हैं, उधर केपी वाले 20-20 घंटे की लोड शेडिंग बेयर कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए ना। सिंध और बलूचिस्तान में भी इससे बुरा हाल है। ऑब्वियस है। तो आप पहले ये खर्चा कट करते हो। मेरा था कि इस मर्तबा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर लाइन होगी कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं एसआईएफ से, तो आप ये कट करें। ये नहीं किया, बल्कि ये तो आईएमएफ ने भी कहा ना कि जी आप अपना गवर्नमेंट का साइज कम करें, आप ये बेसिक खर्चे हैं, ये अभी ये सारी मराहत उनसे लेना शुरू कर दें। जुल्करनैन साहब, लेसर गवर्नमेंट एक अच्छा प्रोपोजिशन है, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेटर गवर्नमेंट है, ग्रेटर गवर्नमेंट, और उसके खर्चों को ऐसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, और ऑक्टोपस की तरह उस सारे जो पंजे गाड़े होते हैं, और मर आम आदमी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे पाई ना गवर्नमेंट। और ख्याल यही था कि ये करेंगे, नहीं हुआ। और मैं हैरान था प्राइम मिनिस्टर की उसके बाद पोस्ट बजट स्पीच के ऊपर कि अशराफिया तैयार हो जाएं, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड, कुर्बानी देने के लिए। भाई हुन केड़ी कुर्बानी, बजट आपने बना लिया, आपने गरीब को और मिडिल क्लास को मार दिया उसमें। आपने आपकी सैलरी, मेरी सैलरी, डबल टैक्स लग गया, आपको पता ही है उस पे। बड़े स्लैब तो कहते हैं ये हैं, ये देखें 50, आपने मजदूर की तनख्वाह 37,000 है, आपने जो डबल कर दिया, जी वो भी मिले तो आपने डबल कर दिया टैक्स 50,000 से ज्यादा सैलरी लेने वालों पे। फॉर गॉड सेक यार, आपने थोड़ा कंक्लूड करें। जी बस इसमें यही है कि ये जब आपने पहला स्टेप ही सही नहीं लेना, तो इट मीन्स कि आपकी इंटेंशन कोई नहीं है और आपकी विल भी कोई नहीं है। आप उसी फार्मूले पे चल रहे हो कि डंग टपाओ, पावर में कैसे रहना है और आगे पावर
फर्दर। जुल्करनैन ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जनाब। बहुत माय शुक्रिया, प्लेजर जी, आपने बड़ा टाइम निकाला जनाब। आज बातचीत बड़े उम्दा पैराए में सामने आई है कि हमारे यहाँ ये जो डंग टपाऊ पॉलिसीज़ है ना, ये दे आर द मेन कल्प्रिट्स। अल्लाह करे वो वक्त आए कि हम इन चीज़ों से निजात पाएँ। इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी सलाहियत है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर बड़े मौजूद हैं, उनको प्रॉपरली हार्नेस नहीं किया गया। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।